हेलो गाइस, होप यू वेल। तो आज है 16 जनवरी और मैं ऐसे एक ही हफ्ते बाद 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर में से एक, उनका 124वां जन्मदिन है। उनका जो डेथ मिस्ट्री है उसे आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है। मतलब कि हम जैसे आम नागरिक को उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उनका डेथ एक्चुअल में कैसे हुआ था। अदरवाइज बहुत सारे तो रूमर्स हैं, एक्चुअल जो सच्चाई है वो सरकार के पास शायद है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के पास तो होगी इसकी जानकारी। लेकिन उस जानकारी से हमें दूर क्यों रखा गया है इस आरटीआई एक्ट के तहत? और हम रहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और थ्रू दिस आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम कोई भी सरकारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस आरटीआई एक्ट से अगर कोई भी चीज बाहर रखा गया है तो फिर उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस हम जैसे आम जनता के पास नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये आरटीआई एक्ट आखिर है क्या, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो डेथ मिस्ट्री है उसे इस आरटीआई एक्ट से बाहर क्यों रखा गया है। तो यही कुछ चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, और एक और क्वेश्चन शायद आपके मन में आ रहा होगा अभी कि उनका जो जन्मदिन है वो 23 जनवरी है, लेकिन वीडियो तो 16 जनवरी को आ रही है, तो ऐसा क्यों? तो ये सारी चीजें हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इन सारी चीजों के बारे में बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आरटीआई एक्ट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो डेथ मिस्ट्री है उसके बारे में बात करना। तो इसलिए ये डेट वाली बातें वीडियो के अंत में करेंगे, उससे पहले ये काम की बातें करते हैं। तो कुछ महीने पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी जब बांग्लादेश का दौरा कर रहे थे, उस टाइम पे कहीं पे उन्होंने भाषण दिया था कि बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए दिल्ली में एक बार सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। तो वहाँ पे उस टाइम पे मोदी जी ने योगदान किया था उस सत्याग्रह मूवमेंट में। और अगर किसी को सत्याग्रह मूवमेंट क्या है नहीं पता, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सत्याग्रह मूवमेंट है फाइटिंग विद पीस, और ये शुरू किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो मोदी जी ने इस मूवमेंट में योगदान किया था, ऐसा उन्होंने वहाँ पे भाषण देते टाइम कहीं पे बोला था। तो ये बातें जब हमारे देश के कुछ अति उत्साहित भारतीयों को पता लगा, तो उन लोगों ने दिल्ली सरकार से आरटीआई फाइल के तहत ये पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई जानकारी है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कि मोदी जी उस टाइम पे उस मूवमेंट में शामिल हुआ था और इवन उनको इसकी वजह से जेल में भी डाला गया था। क्या आपके पास ऐसा कुछ है? तो सिंपल है, अगर सरकार के पास कुछ ऐसा जानकारी होगा तो फिर वो बता देंगे, अगर नहीं है तो ना कर देंगे। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत क्या हम सरकार से किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं? मतलब हम कुछ भी पूछेंगे इस एक्ट के तहत तो क्या सरकार हमें बता देगा? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप इस आरटीआई एक्ट के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ मिस्ट्री को जानना चाहोगे तो क्या सरकार आपको बता देगा? नहीं बताएगा। लेकिन आपको क्यों नहीं बताएगा? चलो एक और क्विक एग्जांपल लेते हैं। कुछ दिन पहले यानी कि कोविड सिचुएशन में रिसेंटली पीएम केयर फंड नाम का एक फंड निकाला गया था, जहाँ पे आम नागरिक कोई भी चाहे जितना मर्जी पैसे वहाँ पे डोनेट कर सकता है, और वहाँ पे लगभग 30,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे वहाँ पे डोनेट किया गया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पीएम केयर फंड को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा। तो उन्होंने ऐसा क्यों रखा? तो इस आरटीआई के तहत हम क्या जान सकते हैं, क्या नहीं जान सकते हैं, ये कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, किस लिए शुरू किया गया था इस एक्ट को, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो डेथ मिस्ट्री है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये आरटीआई एक्ट है क्या। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है, और इस एक्ट के तहत किस देश के सारे नागरिक के पास ये हक है कि उसके आजू बाजू जितने भी सरकारी काम हो रहा है, मतलब सरकार के थ्रू जितने भी काम किया जा रहा है, उस सारे काम का जानकारी देश का नागरिक के पास हो। और हमारा जो ये सब कुछ जानने का अधिकार है वो लोकतांत्रिक अधिकार है, यानी कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक देश है, तो इसीलिए ये हमारा जानने का हक है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। कि वो डेमोक्रेसी का परिभाषा तो आप सबको पता ही होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और उस लोगों का जो सरकार। तो उस लोगों के पास ये हक है कि वो सरकार क्या कर रहा है उसका सारा इन्फॉर्मेशन उस लोगों के पास रहे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे ही चुने गए सरकार है। और आरटीआई हमें वही अधिकार देता है, और इसे ही लोकतांत्रिक अधिकार कहा जाता है। और ये जो आरटीआई एक्ट है इसे पास किया गया था सन 2005 में, और ये एक्ट शुरू करने का पीछे जो कारण ये था कि सन 1986 में सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से, जो कि मिस्टर कुलवल और जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच, और इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तभी प्रभावी होगा जब हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होगा। अर्थात अगर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का आजादी नहीं होगी तो ये आर्टिकल 19 हमारा कोई भी काम में नहीं आएगा। एंड द बेसिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट केस वी पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट थ्रू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून 2005 and this act come into force with effect on 2005 12 October।
और शायद आपको ये जानकर ताज्जुब होगी कि आज भी ऑन एन एवरेज हर दिन लगभग 4800 आरटीआई फाइल किया जाता है केंद्र सरकार के पास या फिर अलग अलग जो सरकार है उनके पास, और उसका जो रिप्लाई देने का काम है वो रहता है पब्लिक अथॉरिटी के पास। यहाँ तक कि इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि इस एक्ट का जो रिप्लाई देने के लिए, इस एक्ट का आंसर देने के लिए पब्लिक को एक पब्लिक अथॉरिटी बनाया जाएगा, मतलब कि सार्वजनिक प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो अब शायद सवाल आ सकता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है। कोई भी सरकारी काम करने के लिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मेड बाय एनी अदर लॉ बाय पार्लियामेंट, इसके लिए जब सरकार कोई भी अथॉरिटी बनाता है तो उसे कहा जाता है पब्लिक अथॉरिटी। तो सिर्फ इसीलिए यानी कि इस आरटीआई का रिप्लाई करने के लिए सरकार ने बनाया है PIO यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, और इस ऑफिस में एक आधिकारिक भी होता है जिसे भी अगेन कहा जाता है PIO यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जब कोई भी आरटीआई फाइल करता है तो ये लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, फाइल को जांच करते हैं, देखते हैं, और अगर इसको आंसर देना हो तो दे देते हैं, और अगर नहीं देना हो तो उसका कारण भी देते हैं कि हमने इस वजह से आपको ये आंसर नहीं दिया वगैरह वगैरह, जो भी उन लोगों के अकॉर्डिंग होता है तो वो लोग करते हैं। तो इस आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बनाने का पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मतलब आप तो कहोगे कि यार क्या बात करते हो, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो मिस्टर कुलवाल और जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला था, इसी वजह से बनाया गया था। लेकिन सर ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है करप्शन और स्कैंडल्स, जिसका हमारे देश में कोई कमी है नहीं अभी। मतलब पहले भी था, अब भी है, और उम्मीद ये करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये ना हो, मतलब सुलझ जाए, ठीक हो जाए। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, करप्शन और स्कैंडल्स। हमने बहुत बार देखा हुआ है कि भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो लोग बहुत सारे करप्शन में इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत सारे करप्शन में आ जाते हैं। तो आप पूछोगे कि ये कैसे? तो अगर किसी भी देश के नागरिक के पास ये एक्ट रहेगा तो फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर और ऐसे सरकारी कर्मचारी हो, उनको थोड़ा सा डर रहेगा कि अगर जनता चाहेगा तो फिर इस एक्ट के तहत मेरा सब कुछ पर्दाफाश हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा डर रहेगा उन पॉलिटिकल लीडरों को और मतलब सरकारी जो कर्मचारी है उनको। तो इसी वजह से ये बनाया गया था। तो इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही रेयर होता है, और ये उसका मेन मतलब सबसे बड़ा मुद्दा यही था जिसलिए ये बनाया गया था। ये एक्ट यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, करप्शन और स्कैंडल को रोकना। और एक दूसरी चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि जितने भी सरकारी काम हो रहा है कहीं पे भी कोई भी, तो उसके बारे में सारे जनता को पता हो, हमारे इस देश के सारे जनता को पता हो। इसीलिए तो अब जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि इसका फीचर क्या था, मतलब इस एक्ट का फीचर क्या था, इसमें क्या क्या था। क्योंकि अगर आपको फीचर नहीं पता होगा तो फिर चीजें समझने में आगे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो इसलिए फीचर हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो सेक्शन 1 में कहा गया है कि इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट J&K, मतलब जम्मू और कश्मीर। पर उस टाइम पे ये बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे वो हमारा पार्ट नहीं होता था, लेकिन अब तो पूरे देश के लिए ये लागू होता है हर जगह पे। ये है सेक्शन 1। सेक्शन 2 अंडर ब्रैकेट F, मतलब जिसे F क्लॉज भी कहा जाता है, और इसके तहत आप सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, मतलब अंडर एनी मटेरियल इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, मेमोस, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, करिकुलम्स, ऑर्डर्स, एवरीथिंग, ये सब कुछ आप जान सकते हो। और सेक्शन 2J यहाँ पे बताया गया कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ बताएगा जो पब्लिक अथॉरिटी है वही, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और सेक्शन 4 ये कहता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो मिलने के बाद पब्लिक अथॉरिटी को पास 30 दिन के अंदर उसको अपना जो रिप्लाई है वो देना है आपको। मतलब पब्लिक अथॉरिटी के पास 30 दिन का समय होता है आपका जो एप्लीकेशन है उसका रिप्लाई करने के लिए, मतलब 30 वर्किंग डेज। इवन अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, मतलब कि कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, तो पब्लिक अथॉरिटी को सिर्फ 48 आवर्स के अंदर उसका रिप्लाई देना है। अब आते हैं मतलब मजे की बात पे, मतलब जो मतलब मजेदार चीज है वो है सेक्शन 8(1), और यहाँ पे बताया गया है कि आप सारी चीजें, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन इस आरटीआई एक्ट के तहत नहीं जान सकते। और अब तो शायद आप सोच रहे हो ये क्या बात हुई पर ये सच है। इस सेक्शन 8(1) में बता दिया गया है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगा जो आपको कभी भी सरकार नहीं बताएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। उस इन्फॉर्मेशन को आप आरटीआई एक्ट के तहत नहीं जान सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एक्ट है जिसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर बहुत ज्यादा जनता, मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक अगर कोई भी एक टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड है जानने को, तो फिर वो अगर सरकार चाहे तो नहीं बता सकता है, मतलब ये इस एक्ट में बताया गया है। और इसी एक्ट के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वजह से नेताजी के जो डेथ मिस्ट्री है उसे अगर आप सरकार से जानना चाहोगे तो फिर तो इसी एक्ट की वजह से सरकार आपको बता देगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब इसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हो
और इसी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन भी है जिसके वजह से आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी बताया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसी एक्ट के अंदर सब कुछ है। और इसका प्लीज कोई भी गलत मतलब मत निकाल लेना कि अपने अजम्पशन के बेसिस पे। ये बनाया गया है इसलिए ताकि कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे पब्लिकली नहीं बताया जा सकता उसे छुपाया जाए, और कुछ चीजें जो पब्लिक को बताना चाहिए, मतलब पब्लिक को पता होना चाहिए, वो चीजें पब्लिक को पता चले, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। सो इसे प्लीज आप लोग अपने हिसाब से कोई भी गलत अजम्पशन मत लगाना प्लीज। और जहां तक बात रही सरकार क्यों नहीं बताते हैं हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उसके डेथ के बारे में, तो अगर सरकार सच बात सबको बता देगा, मतलब पब्लिकली अगर वो बता देगा, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें काफी इफेक्ट पड़ सकता है। और इसीलिए ही सरकार पूरी तरीके से इस चीज को खुल के नहीं बताते हैं, क्योंकि यार उनका भी कुछ कहीं ना कहीं मजबूरी है जिस वजह से वो बता नहीं रहे। और इस सेक्शन 8(2) ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से सरकार हर चीज बताता नहीं है, और इसीलिए हम सरकार से A to Z सारी चीजें पता कर नहीं सकते। इससे प्रॉब्लम होगा, आप खुद सोचो। खासकर जो टेररिज्म को रोकने वाले जो काम कर रहे हैं या फिर नार्कोटिक डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से देश में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसे नेताजी डेथ मिस्ट्री के जैसे एक और एग्जांपल है, एक और जो कि है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912। और इस बारे में भी केंद्र सरकार कुछ भी नहीं बताएगा सबको कि ये कैसे हुआ था, क्या, क्यों, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही क्रिटिकल चीजें होता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। और कुछ दिन पहले जो एक बहुत चर्चित विषय था, मतलब ये जो पीएम केयर फंड है, इसके बारे में कोई भी जानकारी क्यों नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार के तरफ से, तो इसका जो कारण था वो भी यही था। तो इसे क्यों आरटीआई से बाहर रखा गया, इसका भी कारण अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस सवाल को जब उठाया गया तो फिर सरकार ने ये बताया कि ये जो पीएम केयर फंड है, इसमें जो फंडिंग मिल रही है, यानी कि जो पैसा मिल रहा है, वो सरकारी तरफ से वो पैसा नहीं है, मतलब सरकार उस पैसे को नहीं लगा रहा। वो पैसा मिल रहा है जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, मतलब कोई भी इंसान अपने अपने हिसाब से उसमें पैसे डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप उसे किसी भी सरकारी एक्ट के तहत नहीं ला सकते, क्योंकि वो जो पैसा है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है, मतलब आपका हमारा ऐसे पैसे हैं, तो कैसे कोई भी मतलब सरकारी उसके अंदर आ जाएगा, है ना। जबकि इसमें 3000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे डोनेट किया गया था। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने शुरू में बोल दिया था कि 30,000 करोड़, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो इतना सारा पैसा इसमें था, पर कुछ लोगों को ये मतलब बातें विश्वास नहीं हुआ, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या राय देते हैं, ये उनका मैटर है। तो अभी भी ये जो पीएम केयर फंड है ये सरकार के अधीन में नहीं है, मतलब इस आरटीआई के अधीन में नहीं है, वो इससे बाहर ही रखा गया है, और इसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो अब सोचोगे कि क्या मैं इस एक्ट के तहत मैं किसी भी प्राइवेट संस्था या फिर प्राइवेट स्कूल या फिर कुछ भी जो भी प्राइवेट चीज हो उसका कोई इन्फॉर्मेशन क्या है मैं इस एक्ट के तहत नहीं जान सकता? तो अगर थियोरिटिकली देखा जाए तो आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो प्राइवेट चीज है, मतलब प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट समथिंग, प्राइवेट कोई भी संस्था हो, वो आपको क्यों बताएगा? उसके जो पर्सनल चीज है, मतलब जो वो बताना चाहता है वो बताएगा, नहीं बताना चाहता नहीं बताएगा, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो उसका है। और ये थियोरिटिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट इसको पता करने का एक अलग तरीका भी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी प्राइवेट स्कूल है उसके बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आप इस आरटीआई एक्ट के तहत तो नहीं जान सकते, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो अगर वो स्कूल किसी भी सरकारी दफ्तर के अधीन में है, मतलब ऑब्वियसली होता ही है सरकारी दफ्तर के अधीन में, तो आप सरकार को वहाँ पे ये पूछ सकते हो कि आपका इस सरकारी दफ्तर के अधीन में ये जो स्कूल है, इस स्कूल के मेरे को ये इन्फॉर्मेशन जानना है और आप बताओ। और तब सरकार को डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली आपको वो इन्फॉर्मेशन बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर से ही कनेक्टेड है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है वो प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन वो सरकारी दफ्तर से तो कनेक्टेड है, तो उसको बताना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ था इस आरटीआई के तहत। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने वीडियो को शुरू किया था नेताजी का बात करके, मतलब उसका जो डेथ मिस्ट्री है उसके बारे में, लेकिन वहां से मैं ज्यादातर मतलब आरटीआई की चीजें बताता गया मैं आपको। तो इसका कारण यह है कि यार मैं अगर कोई भी टॉपिक शुरू करता हूँ तो फिर ना मतलब उसका कंप्लीट एक जानकारी देना पसंद करता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत जानकारी ऊपर से मैं आपको बता के यार चला जाता तो फिर आपको ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं, तो वो मैं पसंद नहीं करता। यार कोई भी चीज अगर आप जान रहे हो तो फिर उसको अच्छे तरीके से समझो, तो फिर तभी मजा आएगा। मतलब थोड़ा बहुत मैं ऊपर से बता के 5-10 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता था, बट मैंने वो नहीं किया और मैंने आपको पूरा चीज बताया। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है कि यार सारी चीज आपको समझ में आ जाए। तो बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नए बहुत सारे लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप अपना ध्यान रखिए, अपना पर्यावरण का ध्यान रखिए। तब तक मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।